हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। दोस्तों, क्या बिना हथियार उठाए या फिर बिना किसी वायलेंस के भी किसी को टेररिस्ट माना जा सकता है क्या? कैन यू बी अ टेररिस्ट विदाउट एवर यूजिंग अ वेपन? तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल को रिजेक्ट करते वक्त इस सवाल पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। अब तक हम ये अक्सर समझते आ रहे हैं कि टेररिज्म का मतलब सिर्फ बॉम्ब या फिर बंदूक या फिजिकल वायलेंस होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में टेररिस्ट एक्ट की इंटरप्रिटेशन को और भी ज्यादा वाइडन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिली और ये जजमेंट आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2020 में, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भयानक दंगा हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये जो एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, वो एक प्री प्लान्ड लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा था। यानी कि दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये जो राइट हुआ था वो अचानक नहीं हुआ, वो बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, यानी कि एक पहले से सोची समझी साजिश थी। तो इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उमर खालिद, शर्जिल इमाम और कई अन्य लोगों पर यूएपीए लगाया गया। तो हाल में ही कोर्ट ने टोटल 7 अक्यूज्ड में से 5 को बेल दे दिया, लेकिन 2 जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम था उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों मेन ड्राइवर्स थे, ये दोनों स्पीच मेकर्स थे। बाकी जो 5 अक्यूज्ड थे उनका रोल कंपैरेटिवली सेकेंडरी माना गया। तो अब आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट को कैसे समझा। तो यूएपीए के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी या फिर सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है और उसका पर्पस लोगों में डर या फिर इंस्टेबिलिटी को पैदा करना होता है, तो उसे हम लोग टेररिस्ट एक्ट मानेंगे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए इस केस में, जैसे कि सिर्फ वेपन जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टेररिज्म के लिए बॉम्ब या फिर फायर आर्म्स का यूज होना जरूरी नहीं है। कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रप्शन कैन क्वालिफाई। इट मीन्स कि अगर स्ट्रैटेजिकली रोड ब्लॉक किया जा रहा है, चक्का जाम या फिर डिस्ट्रप्शन का मकसद है, और क्या मकसद है कि आम जनता में टेरर फैलाना है ना, या फिर सरकारी मशीनरी को पैरालाइज करना है, तो वहाँ यूएपीए का वो जो एक्ट होगा वो यूएपीए के दायरे में आएगा। ओके। फिर कोर्ट का कहना था कि नॉन वायलेंट एक्ट कैन बी इंक्लूडेड। तो कोर्ट का कहना था कि अगर कोई भी नॉन वायलेंट एक्ट जो देश को डिस्टेबलाइज करने के इरादे से किया गया हो तो उसे भी टेररिस्ट एक्ट में माना जाएगा। ठीक है। Even non-violent acts can be considered terrorism if their intent is to destabilize the country. यानी कि जो हमारा कोर्ट था उनका कहना है कि सिर्फ वेपन का यूज होना ही जरूरी नहीं है, और कोऑर्डिनेटेड चक्का जाम अगर स्ट्रैटेजिकली रोड पे यूज हो रहा है लोगों में टेरर फैलाने के लिए या फिर सरकारी मशीनरी को पैरालाइज करने के लिए, तो वो भी यूएपीए के दायरे में आएगा। और तीसरा था कि आप नॉन वायलेंट एक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप देश को डिस्टेबलाइज करने के इरादे से कुछ वैसा, मतलब आप नॉन वायलेंट एक्ट तो कर रहे हो लेकिन देश को डिस्टेबलाइज करने के इरादे से कर रहे हो, तो वो भी आपका यूएपीए के एक्ट में आ जाएगा। अब देखते हैं। तो ये तीनों शर्जिल इमाम और उमर खालिद के एक्ट में के केस में था और इसी वजह से उनका बेल जो था वो रिजेक्ट हुआ। तो अब देखते हैं कि उमर खालिद पिछले लगभग 5 साल से जेल में थे। उनके वकील ने आर्गुमेंट दिया था कि ट्रायल शुरू ना होना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, राइट टू लिबर्टी का हनन है। ओके। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के सेक्शन 43D के 43D के
क्लॉज 5 में मतलब उसको हाईलाइट किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि ये जो 43 के डी का क्लॉज 5 है, यहाँ जेल इज़ द रूल और बेल इज़ द एक्सेप्शन है। इसका रिवर्स है, यानी कि जो हम लोग नॉर्मल केस देखते हैं, है ना, जैसे तो उसमें क्या है, उसमें बेल रूल होता है और जेल एक्सेप्शन होता है ना, कि आपको बेल तो मिल जाएगा लेकिन जेल हो वो एक्सेप्शन है। लेकिन जो यूएपीए एक्ट है उसका जो सेक्शन 43 क्लॉज 5 है, डी का क्लॉज 5 है, वो इसका अपोजिट है, जनरल रूल का अपोजिट है। वो कहता है कि यहाँ जेल रूल है, बेल एक्सेप्शन है। ओके, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और फ्रेटर्निटी को डैमेज कर रहा है, हैम्पर कर रहा है ना, इस वजह से यहाँ जेल रूल होगा और बेल एक्सेप्शन कहलाएगा, मतलब आएगा। तो कोर्ट ने कहा कि इसी आधार पर उनको बेल नहीं दी जा सकती है। और यहाँ कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी को क्या किया, इंडिविजुअल लिबर्टी से ऊपर रखा, यानी कि इस केस में नेशनल सिक्योरिटी ऊपर था इंडिविजुअल लिबर्टी से। ओके, तो इस जजमेंट के दो पहलू आए। इस फैसले के अब दो इंपॉर्टेंट साइड्स को देखते हैं। ओके, तो एक तो था कि क्रिटिक्स का क्या कहना था और एक था कि सपोर्टर्स का क्या कहना था। ठीक है, तो जो सपोर्टर्स है उनका कहना था कि आज का जो जमाना है वो हाइब्रिड वेलफेयर है। ठीक है, जहां बिना गोली चलाए भी स्पीचेज और प्लानिंग के जरिए देश में दंगा भड़काया जा सकता है, इसलिए ऐसे केसेस में कानून को सख्त होना चाहिए, है ना। और जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि अगर टेररिस्ट एक्ट की डिफिनीशन इतनी ब्रॉड हो जाएगी तो कल को पीसफुल प्रोटेस्ट और डिसेंट को भी टेररिज्म बोलकर सप्रेस किया जाएगा, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। ये आर्गुमेंट दोनों साइड से था, सपोर्टर्स का भी था और क्रिटिक्स का भी था। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये यूएपीए है क्या। तो यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि ये भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर लॉ है, जिसका मेन पर्पस है देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो दोस्तों, ये केस हमें दिखाता है कि यूएपीए जैसे कानून में इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आपसे सवाल है कि क्या स्पीच और चक्का जाम को टेररिज्म की कैटेगरी में रखना सही है या फिर ये सिविल लिबर्टीज के लिए एक थ्रेटन है। ठीक है, तो आप अपना ये जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही चैनल पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।